हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। स्टडी हंगर्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे रहे होंगे। साथियों, हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं NIOS बुक की जो हमारी समरी है उसके बारे में। और पाठ्यक्रम 501 था, इसके अंदर हमारा ब्लॉक 1 था। और ब्लॉक 1 की जो 4 यूनिट थी ये कम्प्लीटली हम आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब पाठ्यक्रम 501 के ही अंदर जो ब्लॉक 2 है इसके अंदर 3 यूनिट हैं, 5, 6 और 7। इन तीनों यूनिटों को अलग अलग से हम आपके ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, और आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वह डिस्कस करेंगे पाठ्यक्रम 501 के ब्लॉक 2 की यूनिट 5। और यूनिट 5 का नाम है प्रारंभिक शिक्षा के सार्वत्रिकीकरण के लिए व्यूह रचनाएं। देखिए, ये जो शब्द था सार्वत्रिकीकरण, इससे पहले वाले वीडियो में भी इसकी चर्चा हुई थी, लेकिन वहां पर मैंने आपको इसका अर्थ नहीं बताया। क्यों? क्योंकि ये चीज इस टॉपिक के अंदर आने वाली है और यहाँ पर हम उसे बहुत ही डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। और इससे पहले का जो वीडियो था लगभग बोरियत सा था। क्यों? क्योंकि उसमें से कुछ चीजें ऐसी थी नहीं। NCERT, SCERT और डाइट, BRC, CRC ये केवल चीजें थी। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसमें से बहुत से क्वेश्चन बन सकते हैं। ये जो चैप्टर है ना आपका, बहुत इंपॉर्टेंट लगा मुझे जब मैं इसकी समरी डिस्कस कर रहा था, मतलब देख रहा था इसको। तो चलिए बात करते हैं इसमें कि कौन कौन से टॉपिक हम आज आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं इसमें। ठीक है, तो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो प्रारंभिक शिक्षा का सार्वत्रिकीकरण आपके साथ, यानी कि UEE डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे प्रारंभिक शिक्षा के सार्वत्रिकीकरण की परियोजना विधि, और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो बेसिक शिक्षा परियोजना चलाई है इसको डिस्कस करेंगे। बिहार की शिक्षा परियोजना डिस्कस करेंगे। लोक जम्बिस क्या है इसके बारे में जानेंगे। शिक्षा कर्मी परियोजना के बारे में जानेंगे। और प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित महाराष्ट्र में चलाई जाने वाली विभिन्न परियोजनाओं के बारे में जानेंगे। और इसी में सामाजिक रूप से वंचित बच्चों के लिए परियोजनाएं, लड़कियों के लिए परियोजनाएं, आर्थिक रूप से पिछड़ी जातियों के बच्चों के लिए परियोजनाएं, दूरस्थ क्षेत्र के बच्चों के लिए परियोजनाएं, विद्यालय से बाहर बच्चों के लिए परियोजनाएं, विकलांग बच्चों के लिए क्या परियोजनाएं हैं, देवदासी बच्चियों के लिए क्या परियोजनाएं हैं, ये समस्त इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। और एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट रहेगा इसमें DPEP, यानी कि जिला प्राथमिक शिक्षा परियोजना, इसके भी बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो चलिए, टॉपिक हमने आपको बता दिए हैं, अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं और डिटेल में इसके हर टॉपिक के ऊपर आपसे डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं डायरेक्ट। और इसमें सबसे पहला हमारा पॉइंट स्टार्ट हो रहा है प्रारंभिक शिक्षा का सार्वत्रिकीकरण, यानी कि UEE। अब UEE को पढ़ाने से पहले मैं आपको एक छोटा सा यहाँ पर एक उदाहरण दिया है, तो इस उदाहरण को हमें पढ़ लेना जरूरी है। क्यों? क्योंकि इससे क्या है कि हमारी एक मनोवृत्ति मतलब क्लियर सेट हो जाएगी कि एक्चुअली इस टॉपिक में आगे चलने वाला क्या है। तो प्रकाश गांधी पाटिल जिला डुकमा के गांव मोहाड़ी का रहने वाला एक 4ठी कक्षा का विद्यार्थी है। उसका एक छोटा भाई है और दूसरी कक्षा में पढ़ता है ये जो उसका भाई है। एक बड़ी बहन है जो 6ठी कक्षा की विद्यार्थी है। ये जो स्टूडेंट है प्रकाश, जो कक्षा 4 में पढ़ता है, इसके जो पिताजी हैं गणेश, वो एक लोहार है जो कि बैलों के लिए नाल लगाने का कार्य करते हैं। गन्ना काटने वाले बैलगाड़ियों में गन्ना ढोने के साथ अपने साथ बैल भी लाते हैं। इससे गणेश की काफी मात्रा में कार्य मिल जाता है और 6 महीने तक वह गन्ना काटने वालों के साथ ही रहता है। गणेश अपने परिवार के लिए दिवाली से पहले प्रत्येक वर्ष फैक्ट्री स्थल पर आ जाता है। फैक्ट्री स्थल पर आने के पश्चात प्रकाश अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए जिला परिषद विद्यालयों में जाना चाहता था, परंतु गांव के विद्यालय से जिला परिषद विद्यालय में स्थानांतरण प्राप्त करने में आने वाली प्रक्रियात्मक समस्याओं के कारण उसके 2 वर्ष बेकार चले गए। यानी कि पूरा अगर हम इसके टोटल समरी की बात अगर आपसे करें तो इसमें क्या था कि एक बच्चा है जिसके पिता का लोहार है और वो बैलों के लिए नाल लगाने का कार्य करते हैं। और इसमें क्या होता है कि उसके जो पिता है वो लगभग चले जाते हैं और 6 महीने मतलब फैक्ट्री वाला जो स्थल है उसी के पास रहते हैं। तो मतलब बच्चे की जो पढ़ाई है वो यहाँ पर लगभग 6 महीने के आसपास क्या होती है, प्रभावित होती है। तो वो जो बच्चा है वो सोच रहा है कि क्या है कि मतलब पढ़ाई लिखाई को मैं बंद कर दूं और अपने पिता के साथ क्या करूं, उनका जो व्यवसाय है उसमें उनका हाथ बटाऊं। ठीक है, तो वो बच्चा अपनी पढ़ाई को कैसे जारी रख सकता है। और ये अकेले इस प्रकाश के साथ ही नहीं हो रहा था। यहाँ पर ऐसे महाराष्ट्र के न जाने कितने बच्चे थे उनके साथ ऐसा हो रहा था। जब सरकार ने इस बात को अपने संज्ञान में लिया
तो इसके समाधान के लिए महाराष्ट्र सरकार ने 2001 में विस्थापित बच्चों की पढ़ाई जारी रखने के लिए साखर शालाएं आरंभ की। इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है कि साखर शालाएं किस लिए आरंभ की, तो विस्थापित बच्चों की पढ़ाई जारी रखने के लिए। कब से स्टार्ट हुई, तो 2001 से। और ये साखर शालाएं क्या हैं, तो ये साखर शालाएं सारे वर्ष नहीं चलती, अपितु शैक्षिक वर्ष के उत्तरार्ध में ही चलती हैं। यानी कि जो लास्ट के लगभग 6 मंथ होते हैं, मतलब एडमिशन के बाद जो लास्ट सेशन चलता हुआ है, उसी में ये साखर शालाएं चलती हैं। सामान्यतः विद्यालय ग्रीष्म ऋतु की छुट्टियों के बाद पश्चात 15 जून के महीने में लगभग आरंभ हो जाते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि ये जो साखर शालाएं हैं, वैसे तो स्कूल खुल गए आपके यहाँ पर जून में, लेकिन ये जो साखर शालाएं हैं वो आपकी चलेंगी लगभग, देखिए यहाँ पर बता रहे होंगे मंथ दिया हुआ इन्होंने, देखते हैं जरा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर, तो ये जो साखर शालाएं हैं, साखर शालाओं में स्थानांतरण काल में लगभग 6 महीने उन बच्चों के लिए गन्ना मिलों के निकट, यानी कि जो मिल्स हैं जो बने हुए हैं उन मिलों के निकट ही क्या लगाई जाती है, एक प्लेस पर बच्चों के लिए साखर शालाएं लगाई जाती है लगभग अक्टूबर नवंबर के बाद से। ठीक है, और सुविधाजनक समय पर कक्षाएं लगाई जाती हैं और इन विद्यालयों को द्वितीय सेमेस्टर विद्यालय कहा जाता है। तो ये भी क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आ सकता है कि द्वितीय सेमेस्टर विद्यालय किसे कहा जाता है, तो हमारी जो साखर शालाएं होती हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, द्वितीय सेमेस्टर विद्यालय कहते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक चित्र के माध्यम से बताया भी गया है कि ये गन्ने की किसी फैक्ट्री के आसपास ही एक शिक्षक है जो कि पढ़ा रहे हैं यहाँ पर, और ये बोर्ड रखा हुआ है और बच्चों की ये कक्षा लग रही है। तो ये क्या है, उन्हीं के जो फैक्ट्रियाँ हैं, गन्ना फार्म थे, उन्हीं के आसपास साखर शालाएं आयोजित की जा रही हैं, जिससे बच्चे पढ़ाई से वंचित ना हो, क्योंकि सरकार का मुख्य फोकस था बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा हर कीमत पे मिलनी चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए क्या हुआ, अब बात आता है ये पॉइंट, प्रारंभिक शिक्षा के सार्वत्रिकीकरण से अभिप्राय। इंपोर्टेंट पॉइंट बन जाता है, क्योंकि यहाँ पर हम क्लियर करने वाले हैं सार्वत्रिकीकरण है क्या। बच्चों की विशिष्ट आवश्यकताओं और स्थान के अनुसार सभी स्थानों पर शिक्षा की उपलब्धता। क्या कह रहे हैं, प्रारंभिक शिक्षा के सार्वत्रिकीकरण से क्या अभिप्राय है, बच्चों की विशिष्ट आवश्यकताओं और स्थान के अनुसार सभी स्थानों पर शिक्षा की उपलब्धता। अब भारत में जो विद्यालय शिक्षा है उसको किस तरीके से वर्गीकृत किया गया है, यह हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। और ये जो टेबल है ये ऑलरेडी पहले भी डिस्कस हो चुकी है। प्रारंभिक शिक्षा में आती है पूर्व विद्यालय शिक्षा, ठीक है, और प्राथमिक शिक्षा, जिसमें पूर्व विद्यालय शिक्षा में बात करें तो 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चे भाग लेते हैं, और प्राथमिक शिक्षा जो कक्षा 1 से 5 तक होती है इसमें 6 से 11 वर्ष की आयु के बच्चे रहते हैं। उसके बाद उच्च प्राथमिक शिक्षा यानी कि क्लास 6 to 8 यानी कि 11 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे। माध्यमिक शिक्षा में कक्षा 9 से 10 और यह 15 से 16 वर्ष की आयु के बच्चे। उच्चतर या वरिष्ठ कक्षा 11th और 12th होती है और यहाँ पर 17 से 18 वर्ष की आयु के बच्चे रहते हैं। तो यहाँ पर टोटल बता दिया गया है कि किस एज ग्रुप में बच्चा किस क्लास में रहता है, पूरा का पूरा इसमें आधार बता दिया है। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक शिक्षा को प्रारंभिक शिक्षा कहा जाता है। तो आपसे पूछ सकता है कि प्रारंभिक शिक्षा कैसे कहा जाता है, तो प्राथमिक और उच्च प्राथमिक शिक्षा को, प्रारंभिक जो शिक्षा है वो हमारी शिक्षा प्रणाली के पिरामिड के सूची स्तंभ का आधार होती है, यानी कि मेन बेस होती है किस हमारी एजुकेशन का। और जो 10वीं पंचवर्षीय योजना थी उसमें सर्व शिक्षा अभियान के द्वारा इस पर विशेष बल दिया गया। ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान है, इसके बारे में भी हम आपसे डिस्कस करेंगे आगे। सर्व शिक्षा अभियान के सारे क्षेत्र में प्राथमिक विद्यालयों की सुगम्यता में सुधार आया है, जिसके फलस्वरूप प्रारंभिक शिक्षा के मार्ग को सुगम बना दिया है। ठीक है, तो प्रारंभिक शिक्षा और जान लेते हैं क्या है। तो प्रारंभिक शिक्षा का सार्वत्रिकीकरण और इसके पक्ष है। तो प्रारंभिक शिक्षा के सार्वत्रिकीकरण को निम्नलिखित रूप से परिभाषित किया जा सकता है, जैसे कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने आप को शिक्षित करने के लिए विद्यालयों की उपलब्धता तथा पढ़ने के समान अवसर। क्या है, तो प्रत्येक व्यक्ति को अपने आप को शिक्षित करने के लिए विद्यालयों की उपलब्धता तथा पढ़ने के समान अवसर। प्रारंभिक शिक्षा के 3 पक्ष बताए गए हैं, और यह 3 पक्ष कौन कौन से हैं, तो चलिए जानते हैं। देखिए बढ़िया, इसमें डायग्राम के थ्रू अच्छे से समझाया गया है, तो इसको अच्छे से आप देखा करें, शॉर्ट नोट्स अपने बनाते रहें। सार्विक सुगम्यता, पहुंच तथा पंजीयन, यानी कि विद्यार्थियों के लिए विद्यालयों की सुगम्यता सुनिश्चित करने के लिए हाल ही में भारत सरकार ने प्रत्येक किलोमीटर की दूरी पर एक प्राथमिक विद्यालय स्थापित करने की योजना बनाई।
सरकार का मानना था कि विद्यालय दूर होने की वजह से बच्चे प्राथमिक जो शिक्षा है उसको ग्रहण नहीं कर पाते हैं। इस वजह से प्रत्येक 1 किलोमीटर के आसपास प्राइमरी स्कूल और 3 किलोमीटर की दूरी पर आपका मिडिल स्कूल स्थापित किया जाए, जिसकी वजह से क्या है कि जो 100% पंजीयन की गवर्नमेंट बात करती है वह क्या किया जा सके, सुनिश्चित किया जा सके। आगे दूसरा, गवर्नमेंट ने इसी चीज पर फोकस किया और गवर्नमेंट ने देखा उपस्थिति तथा अवधारण यह आधिकारिक रूप में अनुभव किया जा रहा है कि विद्यालय में पंजीकृत सुविधा वंचित विद्यालय में पंजीकृत करने से अधिक चुनौतीपूर्ण कार्य है। यानी कि बच्चों को बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से बच्चे विद्यालय में एडमिशन ही नहीं करा रहे हैं, बहुत दिक्कतें आती हैं। तो जब इस स्थिति को सरकार ने देखा और पाया तो यहाँ पर सरकार ने बहुत से ऐसे परिवारों के बच्चों के लिए व्यवस्थाएं की, जैसे कि दैनिक उपस्थिति भत्ता, मुफ्त यात्रा, मुफ्त मध्याह्न भोजन जैसी सुविधाएं दी जाती हैं तथा उनकी उपस्थिति में सुधार लाने के लिए नई अध्ययन तकनीकों का भी प्रयोग किया जाता है। सरकार ने यह भी माना कि हो सकता है इन चीज़ों के अलावा जो टीचिंग मेथड्स हैं, जो जहाँ पर बच्चे उस चीज़ को अच्छे से कैच नहीं कर पा रहे हैं, तो इनमें भी क्या किया जाए, सुधार किया जाए। बाकी का क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किया जाए। तो प्रत्येक बच्चे को उसकी योग्यताओं के अनुसार उच्च कोटि शिक्षा का प्रावधान करना ताकि वह अधिगम के न्यूनतम स्तर को प्राप्त कर सके। तो ये हम बात कर रहे हैं सार्वत्रिकीकरण के कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट थे जिनको हमने आपसे डिस्कस किया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। अब क्या है, यहाँ पर बात की जाए तो विभिन्न राज्य सरकारों ने विभिन्न राज्यों में प्रारंभिक शिक्षा के सार्वत्रिकीकरण के लिए कुछ परियोजनाएं विधि चालू की। क्या ये परियोजनाएं विधि थी, क्या हर राज्य सरकार ने क्या क्या चालू किया था, तो इसको हम आपसे डिस्कस करते हैं। तो इसमें सबसे पहली आती है हमारी उत्तर प्रदेश की बेसिक शिक्षा परियोजना। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने 1993 में, याद रखें डेट इसकी इंपोर्टेंट हो जाती है, 1993 विश्व बैंक की सहायता से बेसिक शिक्षा परियोजना आरंभ की और इस परियोजना का दायित्व सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद नामक संस्था को सौंपा गया। इस परियोजना जो उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना थी, इसके मुख्य उद्देश्य क्या थे, तो चलिए इस पर एक नजर डालते हैं। शिक्षा का सार्वत्रिकीकरण, इसके अंतर्गत दो बातें मुख्य रूप से रखी गई। पहली, 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा। तो सरकार बार बार इस चीज पर फोकस कर रही है कि 14 वर्ष तक के बच्चों की जो प्रारंभिक शिक्षा है वो बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य रूप से मिले। तो इसलिए उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना चलाई गई और सभी की सार्वत्रिक भागीदारी हो इसमें, जब तक बच्चे औपचारिक तथा गैर औपचारिक तरीके से प्राथमिक शिक्षा पूर्ण नहीं कर लेते। नव युवकों के लिए कौशल विकास मतलब स्किल डेवलपमेंट के कार्यक्रम आयोजित किए जाए, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जाए, जेंडर इक्वेलिटी पर फोकस किया गया, एससी और एसटी के जो बच्चे हैं उनको समान शैक्षिक अवसर मिले, ये भी बात इसके अंदर कही गई। इस परियोजना के अंतर्गत कई कार्यनीतियां बनाई गई जो कि आपके समक्ष दी गई हैं, जैसे कि योजना बनाने, प्रबंधन तथा व्यावसायिक सहायता देने हेतु राज्य तथा जिला स्तर पर एक दृढ़ ढांचा खड़ा करने के लिए संगठन स्थापित किया गया। और भी ये अन्य बातें इसके अंदर कही गई, मुझे ये इंपोर्टेंट नहीं लगा इसलिए मैंने इसको मार्क नहीं किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और राज्य सरकार के लगभग ये सब जिलों में है संचालित हो चुकी है। कुछ बताइए स्टार्टिंग में कितने जिलों में थी, तो ये ज़्यादा कुछ खास नहीं है। ठीक है, बाकी की आती है बिहार की शिक्षा परियोजना। ठीक है, बिहार की शिक्षा परियोजना, तो इसका मुख्य फोकस क्या था, तो इसका उद्देश्य राज्य में गुणवत्ता शिक्षा पर बल देते हुए प्रारंभिक शिक्षा का सार्वत्रिकीकरण था। तो देखिए हर स्टेट की है जो शिक्षा परियोजना है लगभग सेम जैसी ही है। ठीक है, वहां पर भी क्वालिटी एजुकेशन पर बात कर रहे थे और सेम बिहार में भी इस पर बात हुई, लेकिन क्या कुछ अंतर है, तो चलिए जानते हैं। बिहार शिक्षा परियोजना का उत्तरदायित्व भी उत्तर बेसिक शिक्षा परियोजना को ही सौंपा गया। अरे ये क्या हुआ, बिहार शिक्षा परियोजना ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको सौंप दी, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना को। और यह परियोजना भारत सरकार तथा बिहार राज्य सरकार की साझी परियोजना थी। इसका विशेष बल समाज के जो सुविधा वंचित बच्चे हैं जैसे कि एससी एसटी के बच्चे और स्पेशली महिलाएं, इन पर फोकस था कि इनको मतलब शिक्षा मिले। और यह पहली ऐसी व्यापक सर्व शिक्षा परियोजना थी जिसका वित्तीय प्रबंधन राज्य से बाहर से था। ठीक है, और इससे पहले 3 जनपद जैसे कि रांची, रोहतास तथा पश्चिमी चंपारण में आरंभ किया गया था और बाद में इसका विस्तार करके और अन्य जनपदों में भी इसको बढ़ा दिया गया। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की परियोजना समझ ली आपने, बिहार की परियोजना आपकी चली ही रही है और इस परियोजना के क्या क्या उद्देश्य थे ये भी हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं।
शिक्षा का सार्वत्रिकीकरण, जैसे 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों के लिए अभिगम्यता तथा अधिगम के न्यूनतम स्तरों की सार्वत्रिक उपलब्धि का एक संयुक्त कार्यक्रम समझा जाता है। शिक्षा पद्धति का इस प्रकार अभिमुखीकरण करना ताकि महिलाओं की समानता और सशक्तिकरण के उद्देश्य पूरे हो सकें। बाकी के प्रौढ़ और निम्न जाति और समाज के जो गरीब वर्ग हैं उनको शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराए जाएं। शिक्षा की जो पंजीयन क्षमता, यानी कि बच्चों के लिए जो रजिस्ट्रेशन क्षमता है, और ड्रॉप आउट रेट जो है, मतलब स्टूडेंट और खासकर लड़कियां जो विद्यालय छोड़ देते हैं, इस चीज पर भी विशेष रूप से ध्यान देने की बात इसमें कही गई। और इसमें बात कही गई कि इतने अध्यापकों की भर्ती कराएंगे, इतने कक्षों का निर्माण कराएंगे, विद्यालय खोले जाएंगे नए नए, है ना, महिलाओं की जो समस्याएं हैं उनको देखा जाएगा, एनजीओ के माध्यम से कई प्रकार के कार्य किए जाएंगे, पोस्टर्स लगाए जाएंगे, ये तमाम बात इसके अंदर कही। ठीक है, तो बिहार की जान ली आपने, उत्तर प्रदेश की जान ली। अब आती है लोक जम्बिस। नाम से ही खतरनाक सा लग रहा है कि ये है क्या, तो इंपॉर्टेंट है, पहली बार हो सकता है पेपर में आप इस शब्द को देखें तो घबरा ना जाना कि ये है क्या। तो लोक जम्बिस, जैसे सर्व शिक्षा का लोक अभियान भी कहा जाता है, राजस्थान सरकार ने स्वीडिश इंटरनेशनल डेवलपमेंट अथॉरिटी के सहयोग से 1992 में चलाई। तो देखिए कितने क्वेश्चन आपके यहाँ से बनने वाले हैं कि लोक जम्बिस किस राज्य सरकार ने चालू की, तो लोक जम्बिस राजस्थान सरकार ने। दूसरा कि सर्व शिक्षा का लोक अभियान कैसे कहा जाता है, तो सर्व शिक्षा का लोक अभियान लोक जम्बिस को कहा जाता है। अगला तीसरा क्वेश्चन कि यह किसके सहयोग से चालू की गई, तो स्वीडिश इंटरनेशनल डेवलपमेंट अथॉरिटी के सहयोग से। यह लोक जम्बिस योजना किस वर्ष में चलाई गई, तो 1992 में। 4 क्वेश्चन आपके देखिए इन 2 लाइनों से ही पुटअप हो जाएंगे। और इस कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य था वो औपचारिक और गैर औपचारिक तरीकों से तथा कार्यात्मक साक्षरता के माध्यम से संतोषजनक स्तर तक प्रारंभिक शिक्षा के सार्वत्रिकीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना था। और इसका मुख्य फोकस रखा गया लड़कियों की शिक्षा तथा विकास पर और साक्षरता के पश्चात तथा सतत शिक्षा पर, जिसके साथ लोक संगठन के लिए कार्यकलाप आते हैं। ठीक है, तो ये इसके मुख्य उद्देश्य रखे गए। बाकी के इसके अंदर और क्या बात कही गई तो जानते हैं। लोक संगठन तथा भागीदारी के माध्यम से वर्ष 2000 तक सबके लिए शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। लड़कियों और महिलाओं पर विशेष ध्यान देते हुए लड़कियों के पंजीयन में सुधार लाना, शिक्षा को समानता का औजार बनाना, महिलाओं का सशक्तिकरण करने की बात कही गई। और 15 से 35 आयु वर्ग के जो महिला पुरुष थे उनकी लिटरेसी रेट को 80% तक इंक्रीज करना। और अधिगम प्रक्रिया में गुणात्मक सुधार लाने के लिए टीचर्स की ट्रेनिंग कराई जाए, अच्छे अच्छे जो टेक्निकल संसाधन हैं, रिसोर्सेज हैं, उनको उपयोग में किया जाए और अच्छी से इसमें ट्रांसपेरेंसी लाई जाए, आंकड़े जुटाए जाएं। तो ये इस परियोजना की मुख्य बात कही गई। तो लोक जम्बिस अगर आपको कहीं दिखेगा तो शायद अब आप गलती नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए कुछ और बातें भी हैं इससे रिलेटेड जानते हैं। जनजातीय बच्चों के लिए हॉस्टल, तो मौसमी प्रवासियों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तथा उनके लिए जो सुदूर स्थानों पर रहते हैं। महिला शिक्षण विहार, तो 15+ आयु वर्ग की विद्यालय से बाहर लड़कियों के लिए आवासीय पाठ्यक्रम चलाए गए, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों से आई लड़कियों को गुणवत्ता शिक्षा दी गई। ठीक है, तो स्पेशली जो रूरल एरियाज से जो लड़कियां आई उनके लिए महिला शिक्षण विहार खोले गए। बालिका शिक्षण विहार, तो 9 से ऊपर की आयु की 9 साल से ऊपर की आयु की लड़कियों के लिए जो विद्यालय छोड़ चुकी हैं 6 से 8 महीने आवासीय कैंप, ताकि उन्हें औपचारिक शिक्षा में पुनः दाखिल किया जा सके। मतलब ऐसी बच्चियां जो 9 साल से ऊपर की हैं और उन्होंने पढ़ाई को छोड़ दी है, तो उनके लिए ऐसे आवासीय कैंप लगाए जाएं जिससे और उन्हें प्रॉपर तरीके से पढ़ाया जाए। तो ये बात कही गई। मुक्तांगन क्या है, तो यह कार्यक्रम उन जनजातीय बच्चों के लिए था जो किशनगंज ब्लॉक के खंडेला क्लस्टर में आते थे। मदरसे, तो भरतपुर कॉमन ब्लॉक के मुसलमान बच्चों के लिए चलाया गया। सहज शिक्षा केंद्रों का संस्थानीकरण, तो यह कार्यक्रम कार्यरत बच्चों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक गैर औपचारिक शिक्षा कार्यक्रम है। विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम, तो बच्चों के स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता दी जाएगी इसमें। और आंगनवाड़ी केंद्र, तो यह पूर्व प्राथमिक विद्यालय को मजबूत करने तथा इसका संबंध प्राथमिक शिक्षा से जोड़ने का कार्यक्रम है। और ये आंगनवाड़ी केंद्र लगभग सभी राज्यों में संचालित है। ठीक है, तो यहाँ तक ये हो जाता है। और इसके बाद जो हमारा टॉपिक आता है वह आता है शिक्षा कर्मी परियोजना। ठीक है, शिक्षा कर्मी परियोजना क्या है, तो शिक्षा कर्मी परियोजना एक शैक्षिक कार्यक्रम है जिससे राजस्थान सरकार ने 1987 से स्वीडिश इंटरनेशनल डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि सीडा के
सहायता से शिक्षाकर्मी बोर्ड के माध्यम से चलाया। तो वही है, जहां लोग जम्बिस पढ़ रहे थे, उसी जो संस्था को उसके सहयोग से चालू किया, उसी के सहयोग से राजस्थान सरकार ने शिक्षाकर्मी परियोजना चलाई। कब चलाई? तो 1987 में चालू की। किसके सहयोग से चलाई? तो स्वीडिश इंटरनेशनल डेवलपमेंट अथॉरिटी के सहयोग से। ठीक है। परियोजना के अंतर्गत क्या था? तो अध्यापकों की अनुपस्थिति पर ध्यान दिया गया, जो प्रारंभिक शिक्षा के सार्वत्रिकीकरण की प्राप्ति में एक मुख्य रोड़ा था। तदनुसार इसके एक प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक को एक एकल अध्यापक विद्यालय में स्थापन करने का विचार किया, जिसके साथ 2 स्थानीय निवासी, जिन्हें शिक्षाकर्मी कहा गया, सहायतार्थ लगाए गए। यानी कि एक टीचर के साथ 2 हेल्पर लगाए जाएंगे और उन्हें हेल्पर को क्या कहा जाएगा? तो शिक्षाकर्मी कहा जाएगा। स्थानीय व्यक्ति, और ये लोग कौन होंगे? यानी कि प्रॉपर वहाँ के जो लोकेलिटी के जो लोग होंगे जहाँ पर विद्यालय स्थित है। तो इन शिक्षार्थियों की नियुक्तियों के लिए अध्यापकों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता को बहुत आवश्यक नहीं समझा गया, परंतु नियुक्ति के पश्चात उन्हें आवश्यक प्रशिक्षण तथा शैक्षिक सहायता प्रदान की गई, ताकि वे एक अध्यापक के रूप में प्रभावी रूप से कार्य कर सकें। यानी कि अच्छे से समझिए क्या होता था कि जैसे स्कूल है और उस स्कूल में आवश्यकता है 5 टीचरों की, और वहाँ केवल टीचर हैं मान के चलिए 3, और ये 3 भी जब कभी आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने इस चीज़ पर ध्यान दिया और गवर्नमेंट ने कहा कि प्रॉपर ये मान के चलिए किसी ABC गाँव में विद्यालय है, इस विद्यालय में क्या करते हैं? ये पढ़ाते थे। तो गवर्नमेंट ने कहा ऐसा करते हैं ना, इसी गांव के 2 लोगों को ले लो, किसी 2 लोगों को। अब ये नहीं कि टीचर की जो एलिजिबिलिटी है, जो चीज़ें टीचर को आती हैं वही चीज़ें सेम इन 2 लोगों को भी आए। तो बाद में क्या है, इनको नियुक्ति दे दी गई, इनको बाकायदा सैलरी भी मिलेगी, लेकिन जब इन्होंने ज्वाइन कर लिया उसके बाद जो टीचर के लिए बेसिक जो सभी चीज़ें हैं वो बाकायदा इनको पूरी करनी होंगी। इस वजह से क्या है, बच्चों की पढ़ाई रुकेगी नहीं और प्रॉपर तरीके से बच्चे विद्यालय आते रहेंगे, बच्चों को शिक्षक भी मिलेंगे, तो उनकी पढ़ाई आगे जारी रहेगी। ठीक है। तो ये बात इसके अंतर्गत कही गई। और वही सेम बात, शिक्षा प्रणाली का मुख्य फोकस महिलाओं की समानता और उनके सशक्तिकरण पर फोकस था। ड्रॉप आउट रेट जो थी उसको कम किया जाए। ठीक है। और शिक्षाकर्मी परियोजना के पुनरीक्षण के लिए सीडा द्वारा एक मॉनिटरिंग मिशन नियुक्त किया गया, जो साल में क्या करेगा? इस परियोजना की जो प्रोग्रेस हो रही है उसकी समीक्षा करेगा। अधिक से अधिक विकेंद्रीकरण तथा समुदाय की भागीदारी की बात इसमें कही गई। ठीक है। देखिए, जिस प्रकार हमने लोक जम्बिस पढ़ा था, लोक जम्बिस में जो बातें हुई थी कि जो राजस्थान सरकार थी उसने कुछ कुछ चीज़ें जैसे कि मदर से स्टार्ट की, आंगनबाड़ी केंद्र स्थापित किए, उसी प्रकार से इस परियोजना के लिए भी कुछ चीज़ें स्टार्ट की गई, जैसे कि डे केंद्र। तो ये जब विद्यमान प्राथमिक विद्यालय शिक्षा कर्मियों द्वारा चलाए जाते हैं तो उन्हें क्या नाम दिया गया? डे केंद्र। यानी कि जब जो स्कूल है उसको कौन चला रहा है? उस स्कूल को वहाँ के शिक्षा कर्मी चला रहे हैं, तो वो से क्या नाम दिया गया? डे केंद्र कहा गया। परिहार पाठशाला, तो जब बच्चे किसी कारणवश डे केंद्रों पर पढ़ने नहीं आ सकते और वे रात के समय पढ़ने आते हैं तो उन्हें परिहार पाठशाला कहा जाता है। इंपोर्टेंट फैक्ट बन जाते हैं ये, अपने आप में ध्यान रखना, छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन याद रखना है। पूछ लेता है परिहार पाठशाला क्या है, तो कंफ्यूज हो जाएंगे, आप कहेंगे कि ये क्या बवाल आ गया हमारे सामने, है ना। तो इस चीज़ पर विशेष रूप से ध्यान दें। बाकी का महिला प्रकाशन केंद्र, इस परियोजना का बल महिला शिक्षा कर्मियों की भर्ती और महिला शिक्षा कर्मी प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने पर होता था, और इन केंद्रों को महिला प्रकाशन केंद्र कहते हैं। संगठित उपागम, तो एक सर्वेक्षण से स्पष्ट हुआ कि 14 वर्ष की आयु तक के जनजातीय या रेगिस्तानी जो ब्लॉक हैं वहाँ के 60% बच्चे शारीरिक निर्योग्यताओं से पीड़ित हैं, और इनका ध्यान रखने के लिए शिक्षाकर्मी परियोजना में इन बच्चों को डाला गया। यानी कि देखा गया उन्होंने कि जो ज़्यादातर रेगिस्तानी वाला एरिया है और जनजातीय ट्राइब्स वाला एरिया, राजस्थान में वैसे आपके TSP और नॉन TSP एरियाज चलते हैं, है ना। तो ये वही चीज़ है, वहाँ के बच्चों पर स्पेशली फोकस करने के लिए संगठित उपागम लिया गया। तो ये बातें आप करते जा रहे हैं, टॉपिक आपके धीरे धीरे निपटते हुए जा रहे हैं। ठीक है। अब बात आती है यहाँ पर कि प्रारंभिक शिक्षा के लिए महाराष्ट्र सरकार ने कुछ परियोजनाएं चलाई। आप देखिए यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हर राज्य सरकार अपने स्तर पर कुछ ना कुछ प्रयास कर रही है। जैसे कि उत्तर प्रदेश ने बेसिक शिक्षा परियोजना, बिहार ने अपनी परियोजना चलाई, राजस्थान ने आपकी लोक जम्बिस और शिक्षा कर्मी परियोजना चलाई। उसी प्रकार अब आप महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार ने देखा कि बच्चे सामाजिक रूप से जो बच्चे वंचित हैं उनके लिए कुछ परियोजनाएं चलाईं। तो अनुसूचित जाति यानी कि SC, ST और खानाबदोश जातियां, जनजातियों को पिछड़ी जातियों की श्रेणियों में रखा गया, और महाराष्ट्र में पिछड़े वर्गों के लड़के और लड़कियों के लिए निम्न परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। जैसे कि 10वीं कक्षा तक बच्चों को वजीफा, जैसे कि छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप कहते हैं, ये प्रदान की जाएगी। बच्चों को मुफ्त वर्दी और पुस्तकें दी जाएंगी,
बोर्डिंग हाउस एनसीईआरटी की बुक्स दी जाएंगी, और बच्चों को राजकीय और गैर राजकीय निजी एजेंसियों के लिए हॉस्टल दिए जाएंगे, उपस्थिति के लिए भत्ता दिया जाएगा, आश्रम विद्यालय खोले जाएंगे, बुक बैंक स्कीम, ये तमाम चीज़ें राज्य सरकार ने चालू की हैं। लड़कियों के लिए परियोजनाएं, तो परिवार तथा समाज के लिए लड़कियों की शिक्षा के महत्व को ध्यान में रखते हुए राज्य ने इनकी शिक्षा के लिए विभिन्न परियोजनाएं आरंभ की। उपस्थिति के लिए भत्ता, यानी कि अगर आप कक्षा 1 से 5 तक जो ड्रॉप आउट रेट थी इसको कम करने के लिए कह दिया गया कि अगर आप 75% कार्य दिवसों में उपस्थित रहते हैं तो आपको प्रतिदिन 1 रुपया भत्ता दिया जाएगा। मतलब एक तरीके से, मतलब आप स्कूल आइए और 1 रुपया आपको मिलेगा, ये उपस्थिति भत्ता था। तो इससे क्या होगा, बच्चों को लगेगा कि अरे स्कूल जाएंगे, रुपया मिलेगा वहाँ पर, तो इससे क्या होगा, जो ड्रॉप आउट रेट है, मतलब बच्चे विद्यालय छोड़ देते हैं, वो चीज़ कम हो जाएगी, और दूसरा बच्चे विद्यालय आने के लिए क्या थोड़े से उत्सुक रहेंगे उस 1 रुपये के चक्कर में। ठीक है। अहिल्याबाई होलकर द्वारा लड़कियों के लिए निःशुल्क यात्रा स्कीम, तो 1997 में राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों की लड़कियों के लिए निःशुल्क यात्रा स्कीम चलाई। अच्छा पॉइंट है, याद रख लेना कि ये अहिल्याबाई होलकर द्वारा क्या था ये सिस्टम। तो 1997 में बच्चों के लिए निःशुल्क यात्रा स्कीम, तो बच्चियों के लिए बाकायदा अब तो साइकिल भी दे दी गई थी लड़कियों के लिए, हर राज्य सरकार ने अपने अपने स्तर पर, है ना। मातृ प्रबोधन परियोजना, ये क्या है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में प्रारंभिक शिक्षा के सार्वत्रिकीकरण के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए माताओं को बच्चों की शिक्षा, उनके स्वास्थ्य और व्यक्तिगत विकास के विषय में शिक्षित करने के लिए कार्यक्रम चलाया जा रहा है। यानी कि जो बच्चों की माँ हैं उनको डेवलप किया जाए, उनको शिक्षित किया जाए, जिससे वो बच्चों की शिक्षा के महत्व को समझें और बच्चों को नियमित रूप से विद्यालय भेजें। तो मातृ प्रबोधन परियोजना यह थी। अगला है आर्मी स्कूल। के आर्मी स्कूल क्या थे, तो महाराष्ट्र की लड़कियों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने नासिक में भोर स्थान पर आर्मी विद्यालय आरंभ किया, जहां पर लड़कियों को कुछ छात्रवृत्ति भी मिलती है तथा वे शारीरिक रूप से फिट हैं तो आगे प्रशिक्षण का अवसर भी दिया जाता है। समूह निवासी विद्यालय, तो उन लड़कियों के लिए जो दूरस्थ स्थानों में आती हैं, जिसके कारण विद्यालय में नहीं पहुंच पाती हैं, ऐसी लड़कियों के लिए समूह निवासी विद्यालय का प्रबंध किया गया है। तो हर राज्य सरकार अपने अपने स्तर पर बच्चों को विद्यालय बुलाने के लिए और उनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो किसी भी कीमत पर छूटे नहीं, उसके लिए अपने अपने स्तर पर तमाम प्रयास करती रही है। आर्थिक रूप से जो बच्चे छोड़ देते हैं पढ़ाई को, उनके लिए, तो उनके लिए छात्रवृत्ति की बात कही गई। 1978 में महाराष्ट्र सरकार ने आर्थिक रूप से पिछड़े बच्चों के लिए छात्रवृत्ति योजना लागू की, जिसके अंतर्गत प्रत्येक छात्र की 70 रुपये प्रतिमाह तथा छात्रा को 80 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे। आर्थिक रूप से पिछड़ी जातियां, तो महाराष्ट्र सरकार ने यह योजना 1956 में आरंभ की थी, जिसके अंतर्गत आर्थिक रूप से पिछड़ी जातियों से संबंधित जातियों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की बात कही गई। पोषक आहार, तो 1995 में इस परियोजना का आरंभ हुआ और इसके अंतर्गत बच्चों को नियमित रूप से जो विद्यालय आएगा उसको बाकायदा क्या है भोजन दिया जाएगा। सावित्रीबाई फुले अभिभावक स्कीम, तो 1993 में ये योजना चलाई गई। इसके अंतर्गत विद्यालय का प्रधानाचार्य, कोई अधिकारी अथवा समाज का कोई भी सक्षम व्यक्ति किसी ऐसी कन्या को अपना सकता था जो किसी गरीबी के कारण विद्यालय आने में अक्षम होती थी, लेकिन उसके लिए बाकायदा जो प्रोसेस है उसको आपको फॉलो करना होता था। बुक बैंक स्कीम, तो मतलब क्या होता था कि आपको स्कूल्स की तरफ से बुक मिलेंगी, जब आप अगली कक्षा में प्रमोट हो जाएंगे तो आपको उन बुक्स को वापस दे देना स्कूल में और अगले क्लास की बुक आपको मिल जाती थी। ठीक है। सुदूर यानी कि दूरस्थ क्षेत्र के बच्चों के लिए परियोजना है, तो महाराष्ट्र सरकार ने 1970 में जो दूरवर्ती क्षेत्र थे उनके बच्चों के लिए परियोजनाएं चलाई, जैसे कि पोषक आहार योजना। इसमें 6 वर्ष तक के बच्चों को संतुलित भोजन दिया जाएगा। ठीक है। और आंगनबाड़ी बालवाड़ी के माध्यम से जो होती है उनके माध्यम से आश्रमशालाएं स्थापित किए गए। विद्या निकेतन, तो जनजातीय प्रतिभाशाली बच्चों के लिए योजना थी। पूछा जा सकता है कि ये योजना किसके लिए थी, तो जनजातीय प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनके लिए। कब स्टार्ट हुई, तो 1981 में। किसने स्टार्ट की, तो महाराष्ट्र सरकार ने। ठीक है। बाल शिक्षा परियोजना, तो महाराष्ट्र सरकार ने 1982 में यूनिसेफ की सहायता से आरंभ की थी और इसमें बच्चों को सुंदर रोचक तस्वीरों वाली पुस्तकें निःशुल्क दी जाती थी, जिससे बच्चों का इंटरेस्ट इस चीज़ में जगे और बच्चे जो है वो अपनी पढ़ाई को निरंतर रूप से जारी रखें और विद्यालय आते रहें। ठीक है। जो विद्यालय से बाहर बच्चे थे उनके लिए क्या परियोजनाएं लाई गई, तो बहुत सारे बच्चे गरीबी अथवा अन्य कई कारणों से विद्यालय नहीं आते और यदि आते भी हैं तो पढ़ाई बीच में छोड़ देते हैं, तो उसके लिए परियोजना लाई गई। जैसे कि सेतु विद्यालय खोले गए और इन विद्यालयों का उद्देश्य उन विद्यार्थियों को पुनः विद्यालय में पंजीकृत करना था जो बीच में ही विद्यालय को छोड़कर चले गए हैं और जो कुछ सीखा था उसे भूल गए हैं।
ऐसे बच्चों को अपनी शिक्षा पूरी करने का पुनः अवसर दिया जाता था और ऐसे बच्चों को लगभग 45 दिन तक अलग से पढ़ाया जाता था और पुनः उन्हें नियमित विद्यालय में पंजीकरण करके भेज दिया जाता था। तो सेतु विद्यालय क्या थे, जो बच्चे पढ़ाई छोड़ दिए, बीच में स्किप कर दिए, सब कुछ सीखा था उसको भूल गए, तो उनके लिए अलग से 45 डेज के सेशन चलेगा, उनको पढ़ाया जाएगा और फिर नॉर्मल रूप से जब उनकी पढ़ाई कवर हो जाती थी तो सामान्य बच्चों के साथ एडमिशन करके उनको अगली कक्षा में भेज दिया जाता था। इंडस बाल श्रम परियोजना, तो बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो कहीं ना कहीं मजदूरी करते हैं और विद्यालय नहीं जाते। इस परियोजना का उद्देश्य बाल श्रम का उन्मूलन करना और उन बच्चों को साक्षर बनाना था। तो जो बच्चे उद्योगों पर कार्य कर रहे हैं, मतलब कहीं होटलों पर कार्य कर रहे हैं, रेस्टोरेंट पर कार्य कर रहे हैं, तो उन बच्चों को वहाँ से छुड़वाया जाए और बाकायदा उन बच्चों को नियमित रूप से विद्यालय लाया जाए। तो इससे बच्चों का जो शोषण हो रहा है, तो शोषण भी रुक जाएगा एक तरीके से और बच्चों को जो प्रारंभिक शिक्षा है वो मिलेगी। और लाने के लिए, विद्यालय लाने के लिए बच्चों को बाकायदा छात्रवृत्ति दी जाती थी, जिससे बच्चे मतलब विद्यालय आए और उनका रुझान विद्यालय की तरफ हो, इंटरेस्ट हो। शक्करशालाएं खोली गई, तो ये ऐसे विद्यालय होते थे जो गन्ना काटने वाली जो बस्ती थी उनके समीप खोले जाते थे और जो मजदूर होते थे उनके बच्चों को क्या करते थे, साक्षरता प्रदान करते थे। और इसके ऊपर हम डिस्कस कर ही चुके हैं, ठीक है। शक्करशालाएं जो बात हुई थी, इन्हें द्वितीय सेमेस्टर विद्यालय भी कहा जाता है। वास्तीशालाएं क्या है, तो यह अधिकांश प्राथमिक विद्यालय ही है जो पहाड़ी क्षेत्रों, आदिवासी क्षेत्रों तथा दूरवर्ती क्षेत्रों में गैर औपचारिक शिक्षा देते हैं। जहाँ 1 किलोमीटर की दूरी पर भी कोई विद्यालय विद्यमान नहीं है, वहाँ इन बच्चों को 1 से 4 कक्षाओं तक का पाठ्यक्रम सिखाया जाता है। और एक वास्ती विद्यालय चलाने के लिए ग्राम पंचायत के पास कम से कम 15 बच्चे रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है, तभी जाकर आप क्या कर पाएंगे, वास्ती शालाएं चला पाएंगे। ग्राम शिक्षा समिति योग्य अध्यापकों का प्रबंधन करती है और इन अध्यापकों को डाइट जो होती है हमारी विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम जो दिया जाता है, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होता है, वहाँ पर इनको ट्रेनिंग प्रदान कराई जाती है, ठीक है। और महाराष्ट्र में जो विशेष लक्ष्य वाले बच्चे थे, जैसे कि देवदासी जो बच्चियाँ हैं, इनके लिए तो बाकायदा निःशुल्क पास योजना, बोर्डिंग स्कूल्स, ठीक है, ये खोले गए। अपंग बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था की गई। जो निर्योग्य बच्चे हैं, बाकायदा इनके लिए भी बात कही गई, ठीक है। और 1985 में मुंबई में मूक और बधिर विद्यालय की स्थापना की गई। जबकि ये सामान्य बच्चों की तरह पढ़ना लिखना सीख जाते हैं तो उन्हें सामान्य विद्यालयों में भर्ती करा दिया जाता है और इस उपागम को समेकित शिक्षा उपागम कहते हैं, ठीक है। तो वही बात है कि सामान्यतः अगर बच्चों को आप जहाँ तक बच्चा कोशिश करता है तो सामान्य बच्चों के साथ पढ़ाओ, लेकिन जब लग रहा है कि स्पेशली वो बच्चा के लिए स्पेशल स्कूल और स्पेशल टीचर की नीड है तो आप उसे स्पेशल तरीके से पढ़ाएंगे। लेकिन अगर कोई बच्चा कुछ वर्ष पढ़ाने के बाद नॉर्मल हो जाता है और तो फिर उसे आप क्या कर देंगे, सामान्य बच्चों के साथ कर दीजिए, तो बच्चा सामान्य बच्चों के साथ पढ़ेगा, है ना। तो ये बातें हो रही हैं। और अंतिम और लास्ट इसमें एक टॉपिक रह जाता है हमारा DPEP, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्लान, ठीक है। तो ये क्या था, जिला शिक्षा परियोजना। तो DPEP विश्व में शिक्षा की सबसे बड़ी परियोजनाओं में से, अच्छा जी, तो विश्व की सबसे बड़ी परियोजनाओं में से एक है। इसे 1995 में आरंभ किया गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि DPEP यानी कि जिला प्राथमिक शिक्षक परियोजना, शिक्षा परियोजना कब चालू की गई, तो 1995 में, और विश्व की सबसे बड़ी शिक्षा परियोजनाओं में से एक है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो इसका मुख्य उद्देश्य था प्रारंभिक शिक्षा का सार्वत्रिकीकरण। इसके लिए सभी स्तरों पर जिला विशिष्ट योजना, विकेंद्रीकृत प्रबंधन, भागीदारी प्रविधियां, सशक्तिकरण तथा क्षमता निर्माण पर बल दिया जाता था, ठीक है। यह परियोजना केंद्र सरकार की योजना है जिसे कि विश्व बैंक से सहायता मिली है। 5 राज्यों में चलाया गया और बाद में इसका विस्तार करके कई अन्य राज्यों तक इसको बढ़ा दिया गया। इसके अंतर्गत परियोजना आरंभ करने के लिए प्रत्येक राज्य को 5 जिले चुनने होते हैं और वे जिले ऐसे होने चाहिए जो सर्वाधिक पिछड़े हों और जहां स्त्री शिक्षा राष्ट्रीय अनुपात से नीचे हो और जहां TLC यानी कि समग्र साक्षरता अभियान, ठीक है, सफल रहा हो और जिसके फलस्वरूप प्राथमिक शिक्षा की मांग बढ़ी हो। तो ऐसी जगह पर इसको क्या किया जाएगा, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, स्टेट गवर्नमेंट तक आएगी और स्टेट गवर्नमेंट 5 ऐसे जिलों का चुनाव करेगी, मतलब चुनेगी जहाँ पर सर्वाधिक पिछड़े लोग हों और स्त्रीय जो राष्ट्रीय शिक्षा अनुपात से नीचे हो, वहाँ पर उनकी जो लिटरेसी रेट हो और बाकायदा वहाँ पर प्राइमरी एजुकेशन की क्या बढ़ रही हो, मांग बढ़ रही हो। इसके क्या क्या उद्देश्य रखे गए, तो औपचारिक और गैर औपचारिक तरीके से 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको 100% शिक्षित किया जाए।
100% पंजीयन पर फोकस किया गया, अधिगम के न्यूनतम स्तर हैं उनकी प्राप्ति पर फोकस किया गया, ड्रॉप आउट रेट है उसको कम किया जाए, अध्यापकों और समाज की क्षमता निर्माण और समुदाय की भागीदारी की बात कही गई। ठीक है, तो ये बेसिक बातें इसके अंदर हैं। टीपीईपी के मुख्य घटक तो सिविल कार्य, नए विद्यालयों का निर्माण जिसमें कम से कम 2 कक्षा कक्ष तथा 1 बरामदा हो, नए कमरे जोड़ना जहां पहले से 1 से 5 तक कक्षाएं चल रही हो मतलब स्कूल में, और आगे उसको बढ़ा दिया जाए, कार्यक्रम जारी किए जाएं, प्रबंधन मैनेजमेंट एक अच्छे तरीके से हो। ठीक है, विद्यालय मानचित्रण तथा सूक्ष्म स्तर योजना बनाना, ये किसके काम रहे हैं, डीपीईपी की बात इसके अंदर कही जा रही है। ठीक है, और कोई ज़्यादा इसके अंतर्गत खास काम नहीं है। ठीक है, कार्यनीतियाँ तथा क्रियाकलाप तो अभिगम्यता, जनजातीय जो सुदूर क्षेत्र हैं उनमें नए प्रारंभिक विद्यालय खोलना और ऐसे इलाकों में बहुकक्षीय अधिगम केंद्र तथा वैकल्पिक विद्यालय खोलना जिससे प्राइमरी एजुकेशन की अभिगम्यता बढ़ सके। जनजातीय तथा तटवर्ती वासियों के लिए शिक्षा की बात कही गई, गुणवत्ता सुधार किया जाए, क्वालिटी एजुकेशन को सुधारा जाए, समुदाय संगठन यानी कि कम्युनिटी मोबिलाइजेशन, ग्राम शिक्षा समिति का निर्माण किया जाए और अभिभावकों का भी इसमें रोल होगा, उनको ट्रेनिंग्स दी जाए, शोध तथा मूल्यांकन प्रॉपर तरीके से बाकायदा रिसर्च की जाए और अच्छे से मूल्यांकन की जाए। ठीक है, विकलांग बच्चों की पहचान की जाए और उनके लिए शिक्षा का प्रबंधन किया जाए, लड़कियों की शिक्षा को प्रायोरिटी दी जाए, प्रबंधन सूचना प्रणाली का प्रोग्राम मतलब अरेंजमेंट किया जाए। तो ये बात इसके अंदर हुई है। ठीक है, और इसके अंतर्गत क्या क्या हुआ ये बताया इन्होंने, ये खास नहीं है, ये टेबल इतनी ज़्यादा खास नहीं है। जिस तरीके से ऊपर हमने जो डिस्कस की थी मदरसे वगैरह जो थे राज्य सरकार के द्वारा चालू किए गए थे, तो बस ये बेसिक सी बात इसके अंदर हो जाती है, ज़्यादा कुछ खास इसके अंदर आया नहीं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो मैंने बताए, इनको बाकायदा आपको अच्छे से क्या कर लेना है, डिस्कस कर लेना है। ठीक है, जब आप इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, बाकी का ये है कि मुलाकात करेंगे फिर हम आपसे अगली वीडियो में। जब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।